वो तो बंद ही है उधर से। नहीं, इसको तो चलने दो, उधर बैठ जाओ। 5-10 मिनट की क्लास है। भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो आजादी के बाद जैसे सामाजिक और आर्थिक नीति निर्धारित करना एक बड़ा मुद्दा था, उसी तरीके से ये डिसाइड करना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेशों के साथ भारत के किस तरीके के संबंध रहेंगे, ये बहुत जरूरी था। एक चीज आप हमेशा सोचिए, मान लीजिए ये एक नेशन ए है और ये एक नेशन बी। इस नेशन के साथ किस तरीके के रिलेशंस हों, व्यापार में एक दूसरे का कितना सहयोग करना है, यहां पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होगी, वो अपनी अर्थव्यवस्था के स्रोत होंगे, अपनी संस्कृति होगी, तो इन देशों के आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके के कांटेक्ट होंगे। यदि ये देश अपने आधार पर ही निश्चित करे, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अगर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, तो इसे क्या माना जाएगा? इस कंडीशन में इस देश को माना जाएगा कि ये जो देश है ये कैसा है? संप्रभु देश। अगर ये मतलब संप्रभुता इसके पास है या नहीं, स्वतंत्रता इसके पास है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? यदि कोई भी देश अन्य देशों के साथ कनेक्शन बनाते समय या संपर्क बनाते समय इस बात के दबाव में नहीं है कि ये जो नेशन है ये नाराज हो जाएगा या ये नेशन नाराज हो जाएगा, किसी का दबाव नहीं हो अपनी विदेशी नीति, अपनी बाहरी नीति निर्धारित करने में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो देश है वो कैसा है? संप्रभु देश। अब ये जो शब्द है स्वतंत्रता और संप्रभुता, ये दो शब्द मैंने सबसे पहले क्यों डिस्कस किए? वो इसीलिए क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति बड़ी खराब थी। ब्रिटिश लोग भारत को जिस हालत में छोड़कर गए थे, उस हालत ने भारत को ये इतना मतलब कमजोर कर दिया था कि भारत ये सोचता था कि हम पहले अपने समाज को देखें, अपनी अर्थव्यवस्था को देखें या अपनी विदेश नीति देखें। एक तो नया स्वतंत्र राष्ट्र, वो भी कैसा कि स्वतंत्रता से एक दिन पहले विभाजन हो गया। ठीक है, आप इतने सैकड़ों वर्षों तक आप क्या हो? उपनिवेश रह चुके, गुलाम रह चुके। अभी तक विदेश नीति ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, अब एकदम से भारतीयों को जिम्मेदारी संभालनी थी। अब जब जहां बात विदेश की आती है, इसका मतलब हम वैश्विक स्तर पर अपने कनेक्शंस की बात करते हैं, कांटेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें ये भी विदेश नीति निर्धारित करने में जितनी खुद की स्वतंत्रता और संप्रभुता जरूरी है, उतना ये ध्यान देना भी जरूरी है कि उस समय जो विश्व है उसकी स्थिति कैसी थी। जरूरी होगा कि नहीं होगा? होगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, समझ गए ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। जैसे ये वॉर खत्म हुआ, वैसे ही पूरे विश्व के जो देश थे उन्होंने सोचा कि पूरे विश्व के स्तर पर न्याय और शांति की स्थापना होनी चाहिए। तो 1945 से ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है, और ये प्रयास किए जाने लगे कि विश्व के स्तर पर शांति और न्याय स्थापित हो। ये बात अलग है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी उन्हीं का प्रभुत्व बना रहा। तो एक तो ये था संयुक्त राष्ट्र का निर्माण। दूसरी स्थिति वैश्विक स्तर पर यह थी कि एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ये दो आपस में, ये दोनों की विचारधारा एकदम अलग। सोवियत संघ किसको मानता था? समाजवाद। और अमेरिका पूंजीवाद। दोनों अपनी अपनी आर्थिक जो विचारधारा थी उसको मजबूत करने के लिए और पूरे विश्व पर उसका प्रभाव बनाने के लिए दोनों ने क्या किया? अपनी अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। मतलब देखो, इकोनॉमिक किस तरीके से मिलिट्री को एम्पावर करती है,
दोनों ने अपने अपने मिलिट्री स्ट्रांग करना शुरू कर दिया। ये हालात हो गए थे कि एक बार फिर से युद्ध होगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब सोवियत संघ ने अपने विचारधारा से प्रेरित करके देशों को अपने साइड में करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से अमेरिका ने लोग अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया और दोनों ने ये कहा कि यदि दोनों के गुटों में से, मतलब पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, कि दोनों के गुटों में से यदि किसी भी एक देश पर, मतलब यदि किसी छोटे से देश के ऊपर भी दूसरे गुट के छोटे से देश ने आक्रमण कर दिया तो पूरा का पूरा गुट उस युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस तरीके से पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। अब भारत नया नया स्वतंत्र हुआ। भारत सोचे ये कैसे विश्व में स्थिति बन गई, हमें तो विश्व की सहायता चाहिए थी अभी डेवलप होने के लिए। ठीक है, अब क्या किया जाए? अमेरिका दबाव बना रहा कि हमारे गुट में शामिल हो जाओ, सोवियत संघ ने दबाव बनाया हमारे गुट में शामिल हो जाओ। और ऐसे में भारत की सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री ने एक कदम उठाया और उनके साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कुछ और नेता भी जुड़े। उन्होंने, क्योंकि देखो एशिया और अफ्रीका इन दोनों का बुरा हाल हुआ था उपनिवेश बना बनाकर, तो इनके नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने कहा कि हम ना तो अमेरिका के गुट में शामिल होंगे ना सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। हम अपने देश की संप्रभुता का ख्याल रखेंगे, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे और अपने देश का विकास करने के लिए हमें जब सोवियत संघ की जरूरत पड़ेगी हम उनसे नीति बनाएंगे, जब अमेरिका की जरूरत पड़ेगी तब उससे नीति बनाएंगे। हम दोनों में से किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। ठीक है, तो ये जो भारत में जो विदेशी नीति है, इस विदेशी नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें, विदेशी नीति की मुख्य विशेषताएं, तो इसमें एक आ जाता है गुट निरपेक्षता। ठीक है, दूसरा लिखते चलो आप साथ में लिखो, भारत की, इसको डिटेल में कल कराऊंगी, अभी शॉर्ट में लिखा देती हूं। भारत की विदेश नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं। पहला लिखो गुट निरपेक्षता, दूसरा पंचशील सिद्धांत, तीसरा लिखिए नस्लवाद विरोधी नीति, नेक्स्ट लिखिए उपनिवेशवाद विरोधी नीति, नेक्स्ट लिखिए साम्राज्यवाद विरोधी नीति। ठीक है, अब इन सबके डिटेल में तो डिस्कशन हम कल करेंगे। आप ये जो पंचशील सिद्धांत है ना, मतलब 5 सिद्धांत भारत की विदेश नीति के, उनको अभी नाम नाम लिख लो, कौन कौन से हैं लिखो। क्षेत्रीय संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान। मैं बोलते रहूं, आप लिखते चलना। ठीक है, क्षेत्रीय संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान। दूसरा पॉइंट गैर हस्तक्षेप की नीति या अहस्तक्षेप की नीति। तीसरा साझा लाभ। चौथा लिखो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और लास्ट लिखिए फिफ्थ वन अनाक्रमण की नीति, अनाक्रमण।
अनाक्रमण की नीति का मतलब भारत पहले से किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, पहल नहीं करेगा आक्रमण में, लेकिन अगर कोई आक्रमण करेगा तो फिर हम उसका जवाब देंगे। उसी तरीके से साझा हित का मतलब क्या होता है कि भारत अपने हितों की पूर्ति के लिए, जैसे ब्रिटेन ने शोषण किया भारत का, इस तरीके से अपने पड़ोसी, अपने कमजोर किसी भी राष्ट्र पर भारत अपने सिर्फ अपने हितों के लिए किसी का उपयोग नहीं करेगा, म्यूचुअल बेनिफिट देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत अगर बहुत सारे देशों से अगर उस समय कम था तो बहुत सारे देशों से कंडीशन ठीक भी थी, अच्छी भी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा तो हम अपने पड़ोसी और विश्व के देशों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, मतलब हम भी रहें और आप भी रहें मिलकर। ठीक है, तो इस तरीके की नीति अपनाएगा। और कौन सा लिखा? हाँ, गैर हस्तक्षेप की नीति, मतलब हम किसी के भी राजनीतिक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी जो देश है, अब इसको रिलेट करो पहली पॉलिसी, जो पहला जो आपने पॉइंट लिखा, गैर हस्तक्षेप की नीति को पहले पॉइंट से रिलेट करिए। क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाएगा, कि कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे से दूर का हो, तो उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का भारत ख्याल रखेगा। उसके निर्णयों में, उसके आंतरिक और बाहरी जो मामले हैं, उसमें हम अपना डोमिनेंस क्रिएट नहीं करेंगे। अब ये बताइए, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसकी स्थिति भारत की स्थिति को भी प्रभावित करती है। वहां यदि कोई भी अगर इस तरीके का जो अभी जो चल रहा है वहां पर, है ना, जो हालात हैं, ये भारत के व्यापार के साथ साथ भारत के समाज को भी प्रभावित करेगा। यदि वहां के हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर अगर अत्याचार होगा, तो भारत के जो हिंदू हैं वो इस चीज की भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देंगे, डिमांड करना शुरू कर देंगे कि प्रोटेक्ट करिए उनको। समझ में आ रही बात? तो वहां की शांति भारत की शांति, वहां अशांति भारत में अशांति। भारत के समाज, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति, सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे हालात में भारत अपनी गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन करते हुए कैसे हस्तक्षेप करे? रखते हुए। अब बताए, आप लिख के लाना आंसर, कल इस पे फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, बहुत समझदारी के साथ आंसर लिख के लाना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।